हेलो एंड वेलकम टू द बैक बेंचर्स फिजिक्स। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड उससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि इंट्रोडक्शन था बेसिकली। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ डायमेंशन एंड व्हाट इज़ डायमेंशनल फार्मूला। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। उससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने इस चैप्टर को 4 कैटेगरी में पहले 4 टॉपिक्स आपको बता दिए थे कि ये 4 टॉपिक्स के आगे पीछे चीजें चलेगी। एक बार देख लेते वो टॉपिक्स क्या थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, इसके 4 टॉपिक्स थे। पहला जो हमने कल पढ़ लिया है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो ये एक छोटा सा आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा माइंड मैप कि हमने क्या क्या चीजें कर ली थी। ये चीज हमने कवर कर ली है। आज की वीडियो में हम ये चीज पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायमेंशन कि व्हाट इज डायमेंशन एंड डायमेंशन क्या होता है। तो स्टार्ट विद द डायमेंशन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले देख लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेंगे जो हम करते हैं। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास एक क्यूब है। क्या है हमारे पास? एक क्यूब है। चलो फटाफट क्यूब बना लिया जाए, ठीक है भैया। हमारे पास क्या है? एक क्यूब है, ठीक है। इसकी क्या है? लेंथ है, इसकी ब्रेथ है कुछ, सॉरी इसकी हाइट है एंड इसकी कुछ ब्रेथ है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? इस क्यूब का वॉल्यूम होगा LBH, है ना। बट अगर इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज में देखा जाए तो लेंथ भी क्या है? लेंथ तो लेंथ, ब्रेथ भी क्या है? एक तरीके की लेंथ है। हाइट भी क्या है? एक तरीके की लेंथ ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ। ब्रेथ को भी हम लिख सकते हैं लेंथ, ठीक है। बेसिकली हम इन सब चीजों को एक फंडामेंटल, जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको लेंथ लिख दिया, इसको लेंथ लिख दिया, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? लेंथ का क्यूब। इतना चीज समझ में आई। अब जो ये लेंथ का क्यूब हमने निकाला, ठीक है, ये जो क्यूब है यानी ये जो 3 है, एक्सपोनेंट है, इसी को हम बोलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। इसी को क्या बोल सकते हैं? इसी 3 को क्या बोलते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। वेरी गुड भैया, समझ में। तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास को हम एज इट इज मास, क्योंकि मास भी एक फंडामेंटल यूनिट ही है, हमने कल देख ली थी, फंडामेंटल क्वांटिटी ही है, ठीक है। तो मास को हमने मास की तरह ले लिया और वॉल्यूम को क्या लिख दिया हमने? यहाँ पे हमने निकाला था ना वॉल्यूम, लेंथ क्यूब, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया लेंथ की पावर 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मास, और यहाँ लिख सकते हैं लेंथ की पावर -3, और ये हो गया 1। तो ये जो एक्सपोनेंट्स है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज के एक्सपोनेंट्स है, इन्हीं को कहा जाता है डायमेंशंस। यही आपके क्या होते हैं?
डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो पूछ जाएगी। ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि हम समझ तो गए कि ठीक है डायमेंशन क्या होता है, इसको लिखेंगे कैसे। चलो भैया देखते हैं व्हाट इज डायमेंशन। सो द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी is, what is the dimension of the physical quantity? The dimension of the physical quantity are the powers or the exponents, are the powers or the exponents of the fundamental quantities, fundamental quantities या fundamental units, fundamental quantities, ठीक है। The dimension of the physical quantity are the powers of the fundamental quantities, ठीक है। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है उसी को हम डायमेंशन, उसको ही हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। इतने समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ। हाँ, तो अब हमने डायमेंशन समझ लिया है, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर का जो उसका एक्सपोनेंट होता है या उसका जो पावर होता है उसको हम डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला समझना था, ठीक है। इसलिए डायमेंशन समझना जरूरी था, इसलिए छोटे से में डायमेंशन समझा दिया। अब व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, अब ध्यान से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स में कभी कभी IIT JEE में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, इसका क्वेश्चन आ जाता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो द एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द एक्सप्रेशन which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of the physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity। क्या समझे कि हमने कल क्या देखा था कि कल इन द सेंस पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था कि कल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही थी। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही निकल के आ रही थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर में है, जो उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये चीज आपको समझ में आएगी। एक बार फिर से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द एक्सप्रेशन which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimensions of the physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity। क्या समझे, ठीक है। समझ में आई होगी, मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीज समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो अभी आप क्वेश्चन करते करते समझ जाएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्मूले से वो देख लेते हैं। तो हमने कितनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, ठीक है। हमने क्या देखा था, मास, ठीक है। मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m, ठीक है। हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, m आउटसाइड ब्रैकेट्स, ठीक है। m हो, मास हो गया, मास और क्या होता है, लेंथ, ठीक है। लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। टेम्परेचर को k से भी डिनोट करते हैं और थीटा से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों सही एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ द
जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, 1 2 3 4, फिर हमने देखा था करंट। करंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा था क्या, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हो गई फंडामेंटल यूनिट्स की बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात। बट डिराइव्ड क्वांटिटीज को कैसे करेंगे, तो देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को कैसे करेंगे, भैया एरिया ले लेते हैं। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है भैया। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ भी क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है, ठीक है। अब लेंथ है, फंडामेंटल यूनिट में तो लेंथ ही है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगी हमारी लेंथ। अब इसका ये इस साइड क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले से, इस सारे के इस साइड वाले डायमेंशनल फॉर्मूले से। देखो अभी बेसिक्स से सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और ये इस तरीके का चैप्टर है जो आपको 11th क्या 12th के लास्ट चैप्टर में भी दिख रहा होगा, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं लेंथ, ये क्या हो जाएगा एल, ये भी हो जाएगा हमारा क्या एल, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ये इसकी क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। अब आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कर लिया होगा। ये तो हो गया। अब हम बहुत ढेर सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेस देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए डायमेंशनल फॉर्मूले में। आपको कोई से भी डायमेंशनल फॉर्मूला उठा के दे दे, आप तुरंत बता दें कि भैया ऐसे होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशनल, ठीक है। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं कि ढेर सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखेंगे भैया हम। ठीक है, स्टार्ट विथ द बेसिक फॉर्मूला दैट इज एरिया। हम एरिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एरिया से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब एरिया में किसका एरिया ले, चलो ले लेते हैं हम क्यूब का ले लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अभी हमने देखा, ठीक है। ब्रेथ भी एक तरीके की क्या लेंथ है, इसका फंडामेंटल जो फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है, इसका भी क्या होता है एल होता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं L2। तो क्या भैया हम सिर्फ क्यूब और इनका ही देखेंगे, नहीं भैया, दूसरे का सर्कल का एरिया देखते हैं। सर्कल का क्या होता है, टू, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। किसका, सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, होता है। अब जो पाई है ये क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो कोई सा भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या होती है, हमेशा डायमेंशन लेस होती है। कोई सा भी कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये चीज याद रखना। कोई सा भी कांस्टेंट क्या होगा, डायमेंशन। तो हमारे पास क्या होता है आर, आर क्या होता है रेडियस, रेडियस भी क्या होती है, एक तरीके की लेंथ होती है। तो एल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं L2। क्या समझे कि एरिया चाहे क्यूब का हो या किसी भी दूसरे का हो, एरिया का हो, किसी भी दूसरे शेप का हो, ट्रायंगल का हो, हमेशा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और ये चीज सिर्फ एरिया में नहीं होगी, ये चीज वॉल्यूम में, डेंसिटी में, वर्क में, फोर्स में, हर तरीके की एनर्जी में, सब में अप्लीकेबल होगी, हम देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि ठीक है भैया एरिया हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है भैया, आगे चलते हैं। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसकी बात करें, क्यूब की बात करें, तो ये हमारे पास छोटा सा क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा क्यूब है, एल लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ, ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है। और
लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गई, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है, ब्रेथ भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है, हाइट भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V का L, ये भी हो जाएगा हमारा L और ये भी हो जाएगा हमारा L। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, L3। आई बात समझ में, ये क्या है, ये क्या है, ये इसका डायमेंशन है, ठीक है। और ये पूरा मिलकर के क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्या सर वॉल्यूम में भी देख ले दूसरी चीज, ठीक है भैया देख लेते हैं। तो हम सिलेंडर का देख लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर का क्या वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, बताओ भैया, सोच के बताओ, फटाफट बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि मुझे तो नहीं याद आ रहा है। क्या होता है, 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 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है आपका क्या, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई क्या होता है, पाई तो हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। तो इसकी क्या, कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। आर क्या है हमारा, लेंथ है। हाइट भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है। तो आर को हम लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में लिख सकते हैं, आर को हो जाएगा L⁻², ठीक है। और हाइट भी क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ही एक तरीके की। तो ये क्या होगा, देखा दोनों सेम आया ना, समझ गए क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है भैया, समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, हम तीसरी चीज देखते हैं, वॉल्यूम, और सॉरी वॉल्यूम तो हो गया ना, डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं या D से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। देखो हम धीरे धीरे करके सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज कवर करते चले आएंगे। आपको मैं लीजिए और लिखना चालू कीजिए, क्योंकि वीडियो है, आप पॉज करके लिख सकते हैं सारी चीज़ें, बाकी तो मैं हूँ आपके साथ, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो भैया डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है भैया। मास को क्या, मास भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास को हमने क्या लिख दिया, m, मास का हमने फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा था m, ठीक है लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का हमने देख लिया L⁻³ होता है, ठीक है लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं M/L-3, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चौथा देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी भी सेम ही है, सब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी एस या वी, क्या लिखते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ का हमने क्या देखा था, L, टाइम का हमने क्या देखा था, T, ठीक है, वेरी गुड भैया। ये क्या हो गया, L_T-1, देखा, बड़ा आसान सा, स्पीड हो गया। अब क्या देख लेता हूँ, हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं, एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो आगे आते हैं हम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ, मैं ही बताऊंगा क्या सब कुछ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, यार थोड़ा सा रिकॉल करो, मैं तो टाइम दे रहा आपको। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। ये आपने 10th में पढ़ के आया, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है आपका, ये v वेलोसिटी है, ठीक है।
तो वेलोसिटी का हमने क्या देख लिया था, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -1। वेरी गुड भैया। ठीक है, टाइम का टी। ठीक है, ये ऊपर गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं, -1 है, ये ऊपर गया तो क्या हो गया एल टी -2। वेरी गुड, ये किसका हो गया, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या देख लेते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन के बाद देखते हैं मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम जब कोई सा भी मास के अंदर चेंज इन वेलोसिटी आती है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं अगर भाग रहा हूँ तो मेरा एक मोमेंटम होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास मास भी है और वो वेलोसिटी भी है। तो जिस भी पार्टिकल में मास और वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, mv लिखते हैं इसको। अब मास हो गया हमारा क्या, m। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, स्पीड वेलोसिटी एल टी माइनस, तो ये क्या हो गया m एल टी माइनस, ये हो गया इसका मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम हो गया, अब फोर्स देख लेते हैं। ठीक है, 7 फोर्स आपने पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो फोर्स मास का हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m। एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या देखा, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका क्या, m एल टी की पावर -2। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो भैया याद ही कर लो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद ही कर लो, क्योंकि एक्चुअल में बहुत काम में आता है ये। फोर्स का होता है mlt की पावर -2। ठीक है, mlt की पावर -2। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। आगे चले, कितने देख लिए हमने, 7 अभी तक देख लिए डायमेंशनल फॉर्मूले। लिखते चलिए, समझते चलिए, समझ में तो आ ही रहा होगा आपका। इतनी इजी चीजें समझ में नहीं आ रही आपको, आ रही है भैया, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वर्क की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं, फोर्स पढ़ लिया हमने, अब वर्क। व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क। जब किसी ऑब्जेक्ट पे, वर्क वैसे आपने पढ़ा है बट छोटा सा बता देता हूँ फटाफट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और वो किसी डिस्टेंस पे चले गया, या आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको बोलते हैं वर्क। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन 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 अब आप बड़े हो गए, आप 11th क्लास में आ गए, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे हम लिखते हैं, आप आगे आगे पढ़ोगे बट अभी देख लो, हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, छोटा सा समझाता हूँ कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, आपने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी और ये यहाँ पे चले गया। ठीक है, इसने क्या किया, इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी थीटा, उसको हम कहेंगे एफ cos थीटा। अभी शायद ऊपर से निकल जाए बट हाँ, ये चीज हो रही है। आगे जाके इसको एकदम डिटेल में जब आप समझोगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
ठीक है। बट इतना याद रखिए, आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा कि मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, इसलिए एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, कॉस थीटा या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या है? डिवीजन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेंथ की डिवीजन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पढ़ा हुआ ना अपने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जा रही है। इसका मतलब क्या, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, कोई सा भी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो will be dimensionless। क्यों, एक बार देख लें, एग्जांपल के तौर पे साइन थीटा लो, ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे और क्या ले सकते हैं, cos थीटा भी ले लो और tan थीटा भी ले लो। अब क्या होता है, p बाय h होता है, b बाय h होता है, p बाय b होता है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या, एक तरीके की लेंथ है, हाइपोटेन्यूज की क्या लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो हमने ये क्या कट जाते हैं, तो इनका जो डायमेंशन आता है ना इन तीनों का, ये बन जाता है डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आगे आने वाले फॉर्मूलेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आएंगे, तो आपको उसको इग्नोर कर देना। अब हमने दो चीज़ पढ़ ली कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो भी हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं वो भी हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। चलो इसका वो देख लेते हैं, क्या देख लें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है भैया, डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt की पावर -2, mlt की पावर -2, mlt की पावर -2। और साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक तरीके की लेंथ है, लेंथ का हो गया l, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया वो हो गया m l2 t की पावर -2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया यार आपको। ठीक है, अब कितने कर लिए हमने, 8 कर लिए, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, अब देख लेते हैं एनर्जी, क्या देख लेते हैं, एनर्जी, एनर्जी कौन सा, 8 9, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, 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 दोनों टाइप की एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड, पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं पता है तो आगे इतना पढ़ लेंगे कि आपको याद रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितना, मतलब बेसिकली इट वेरीज फ्रॉम हाइट टू हाइट। ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी mgh, जितनी इसकी हाइट है उसकी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, बाद में समझेंगे। बट हाँ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यही दो चीजें हैं जो, और भी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज है, बट आप बेसिकली ये दो एनर्जीज देखिए। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। एम का क्या होता है, व्हाट इज एम, एम होता है हमारा एम, काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं पहले। ठीक है, एम हो गया। वी का क्या, स्पीड, याद है, और इसकी पावर। ठीक है, एल टी की पावर -1 की पावर 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा हमारा m l2 t -2, m l2 t -2। पोटेंशियल एनर्जी का देख लें, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, m मास, g क्या है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या पढ़ा था हमने, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या था,
ओह सॉरी, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। और हाइट का हो गया नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर दिया हमने। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, बट ठीक है। एम 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 ठीक है, M2। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है mgh। m का क्या हो गया हमारा? m का हो गया हमारा भैया m मास। ठीक है, g क्या है? g है ग्रेविटेशन। ठीक है। तो g क्या है? एक तरीके का एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का हमने क्या देखा था? एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था, l t की पावर -2। पीछे जाकर के देख लेना, l t की पावर -2। और हाइट का था, हाइट तो एक तरीके की लेंथ है। ठीक है भैया, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी m, L2 है तो L2 t -2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या समझ में आया? फिर से देखो, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, वो सेम है। अब मैं यहां से आपसे पूछ लूं अगर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, अब आपने तो वो पढ़ी नहीं है, बट आप उसका फिर भी डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो। किसी भी तरीके की एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूले की खासियत है। ठीक है, यही इसकी ब्यूटी है कि हर एक तरीके की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। हर एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज जो एक कैटेगरी के अंदर आती है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब एक और बात अगर आपने नोटिस करी हो, क्या नोटिस करी? देखो, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो सेम नहीं लग रहे। सेम तो लग रहे हैं, इसका मतलब क्या भैया? यहाँ भी कोई रिलेशन है क्या? हाँ, जिन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, उन क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन होता है। वर्क और एनर्जी का रिलेशन है। क्या है रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी? तो ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, अब इसी का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आप पावर का पढ़ोगे। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, उनके बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश होगा। हमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। अब वो जब आप पढ़ोगे ना, कैसे पढ़ोगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप न्यूटन्स थर्ड लॉ में आओगे, मोमेंटम पढ़ोगे, फिर वर्क में आओगे, तो आपको इन दोनों का रिलेशन समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले। ठीक है, एनर्जी पढ़ ली, अब चलते हैं अपन क्या? पावर की ओर। ठीक है, लिख लिया था ना? हाँ, लिख लिया होगा। वर्क, सॉरी, पावर। व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? पावर की सिंपल डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, समझ में आया। वर्क का हमने क्या देखा? वर्क का हमने क्या देखा था? डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था, क्या था? ml2 t -2। ml2 t -2। ठीक है भैया, टाइम का हमने क्या देखा था? t।
ये क्या बन गया हमारा m L2 T माइनस 3, m L2 T माइनस 3। ठीक है भैया, समझ में आ गया पावर। अब यहाँ तक आते आते मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आने लग गया होगा, किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं ये आपको समझ में आने लग गया होगा। फिर भी हम 6-7 और देख लेते हैं। ठीक है भैया, हमने क्या देख लिया, पावर देख लिया। अब क्या, पावर हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया। अब थोड़ी सी एडवांस यूनिट्स पे चलते हैं, दैट इज प्रेशर। क्या, प्रेशर। ठीक है भैया, 11th प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? तो किसी सरफेस एरिया पे फोर्स लगाना, किसी भी सरफेस एरिया पे फोर्स लगाना। तो मुझे क्या प्रेशर फील हो रहा है, यही प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, कि फोर्स लगाना किसी एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेशर? इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड टू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, बट याद रखिए ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा। ठीक है, और आगे समझते जाओगे यार, अभी तो मैं बहुत फटाफट करवा रहा हूँ। आगे ये सब फॉर्मूले आपको खुद ब खुद समझ में आएंगे, क्योंकि इनके बड़े बड़े डेरिवेशंस भी है, तो ये आप बहुत डीप में जाओगे। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का हमने क्या पढ़ लिया था, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है, क्या पढ़ लिया था हमने, MLT-2। ठीक है भैया, बढ़िया। एरिया का क्या होता है, एरिया क्या होता है, L की पावर 2। वेरी गुड। तो इसका क्या होगा, ML, ये ऊपर जाएगा -1। ठीक है, T -2, ML -1 T -2, ML1 T -2। ठीक है भैया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? तो ये एक क्या है, पार्टिकल। इसको हमने क्या यहाँ पे खील ठोक करके फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने खील ठोक दी और इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने किसी एक पॉइंट पे एक फोर्स दिया, इसको एक फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो समझ लो ये यहाँ पे बंधा हुआ है। अब इसको मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये क्या, ये उस जिस पॉइंट से मतलब जहाँ पे हमने उसको फिक्स करके रखा है पॉइंट को, वो क्या होगा कि वहां से घूमने की कोशिश करेगा ना। यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो ये क्या घूमेगा, समझो। ये है, इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, है ना। अब हमने इस पे ऐसा फोर्स लगाया, तो ये क्या देखो घूम रहा है उस पॉइंट के एक्सिस पे। समझ रहे हो क्या कहना चाहूँ? हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो घूम रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो भी वो क्या घूमेगा, मतलब वो ऐसा घूम रहा है इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के थ्रू। तो ठीक है भैया, ये लगाया तो ये किस तरीके से घूमेगा, तो ये पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ना, समझ लो डिस्टेंस r है, इस पॉइंट के अबाउट वो घूमेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो घूम रहा होगा, ठीक है, यहीं से टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। बेसिकली उसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि फोर्स के थ्रू जनरेट हुआ मोमेंट को हम क्या करते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू r, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या F इनटू r इज कॉल्ड द टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ, आधा पाई तो नहीं बोलते, हाँ बट टाउ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टाउ। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, और ये इसका जो रेडियस है, सेंटर से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां तक का डिस्टेंस r मान लेते हैं।
ठीक है, तो फोर्स का हमने पढ़ लिया था एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड। आर भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है, ठीक है भैया। ये क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। चलो भैया बढ़िया, 12 पढ़ लिया हमने टॉर्क, और भी चीजें देख लेते हैं हम क्या। अब थोड़ा सा और एडवांस चले जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा हजम करने में दिक्कत होगी, बट हाँ करना, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, ठीक है। तो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा, तो इस दुनिया में जितने भी मास है, इस दुनिया में जितने भी मास वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। मैं हूं, आप वहां बैठो, तो हम दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। आप मुझे खींच रहे हो, बट वो इतना कम है कि हमें पता नहीं चलता, बट हाँ है, ठीक है। समझ लो, ये m1 है, ठीक है, ये भैया m2, मास m1 है, m2। अब क्या, तो इन दोनों के बीच में ना एक फोर्स ऑफ क्या हो, अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। बेसिकली क्या कहता है, जो ग्रेविटी क्या समझाना चाह रही है आपको, ग्रेविटेशन क्या समझाना चाह रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मासेस है वो हर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल भाषा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये इसकी आर डिस्टेंस, ठीक है। m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जी निकालिए, ठीक है। तो एफ आर स्क्वायर हो गया अपॉन में m1 m2 हो गया, ठीक है। एफ का क्या होता है, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है भैया, ठीक है। आर स्क्वायर का क्या हो गया, एल टू, ठीक है भैया। मास क्या, दोनों मास है, तो ये हो गया हमारे m2, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर लें, ठीक है, कर लो। तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ जाएगा m2 है, m2 जाएगा तो m माइनस 1, ठीक है। l है इधर, l2 है तो l3, t2 है, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आई नो बहुत एडवांस की डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, बट हाँ जरूरी है इतना एडवांस भी जाना, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करना अच्छी होती, ठीक है। चलो 13 यहाँ पे देख लेते हैं, 14, ठीक है। तो अब हम अगला देख लेते हैं, दैट इज 14th नंबर का। 14th नंबर का क्या है हमारे पास, इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स, तो आपने देखा होगा व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज दी, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से इज कॉल्ड द फोर्स, ठीक है। यहाँ से अगर हम डेल्टा टी को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, डेल पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स डेल्टा। यही चेंज इन मोमेंटम को ही हम इम्पल्स कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। छोटी चीज में मैंने आपको बता दिया, न्यूटन सेकंड लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा वेट कर होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड चैप्टर में हम फिर से पढ़ेंगे इस चीज को। अभी आप डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए देख लीजिए। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, डेल्टा टी क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया, ठीक है भैया, हो गया। क्या बन गया ये, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। एक ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया इम्पल्स का, इम्पल्स का क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है भैया। कुछ बच रहा है क्या, नहीं आई गेस कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और याद है आपने हमने फंडामेंटल यूनिट्स के पास में एक चीज और पढ़ी थी, दैट इज वो एंगल वाली चीजें,
दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने, तो उसका भी एक बार एंगल का देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? एंगल का। फटाफट वो भी देख लेते हैं ताकि आपको कुछ भी चीज बचे ही ना। ठीक है, एंगल कितने हो गए थे? 15। एंगल, एंगल व्हाट इज एंगल? एंगल कैसे निकालता है? एंगल कैसे निकालता है? किसी भी चीज का एंगल कैसे निकालते हैं? ये सर्कल है, ठीक है, मान लो ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका एंगल का हमने ले लिया, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है, और ये हो गया इसकी आर्क। तो हम एंगल कैसे निकालते हैं? हम एंगल निकालते हैं कैसे? हमको एंगल निकालना है थीटा, हम निकालते हैं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क क्या है? एक तरीके की लेंथ है, आर्क क्या है? एक तरीके की लेंथ है, और रेडियस भी क्या है? एक तरीके की लेंथ। तो ये लेंथ से लेंथ कट गया, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है? एनी टाइप ऑफ एंगल या एनी एंगल, एन एंगल इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? चलो इतना नहीं चाहते, बट हाँ फिर भी समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आ रही है। हाँ, हम डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे थीटा एंगल की क्वांटिटी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना। एग्जाम में अगर पूछा डायमेंशन लेस, तो नहीं ऐसा नहीं लिख के जाएंगे डायमेंशन, नहीं ऐसा लिख के आएंगे, देखो m0 l0 t0, उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये क्या होती है इसकी डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों है? क्यों? जैसे कि हम मास है, मास क्या है? किलोग्राम ऐसा लिखते ही हुए। थीटा एंगल क्या है कि एज सच कोई सी यूनिट नहीं होती। हाँ, एक साइन होता है डिग्री का, बट वो उसको यूनिट में नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। इसलिए इसका रीजन ये है। जैसे कांस्टेंट हो गया, उसके आगे कुछ नहीं होता। अब जैसे साइन थीटा हो गया, उसकी वैल्यू जो आती है उसके आगे कोई यूनिट नहीं होती है। इसका रीजन ये है, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। चलो समझ में आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला सारे हमने लगभग इतने हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कर लिए हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन भैया अब उसका क्या? कि भैया कि हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका क्या? हम क्या करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ के? ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ लिया हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला हमको आ गया, बट बहुत काम की चीज़ है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला की ये 3 बेसिक या कह सकते हो बहुत ही एडवांस एप्लीकेशंस है जो काम आती है। पहली है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ठीक है, या ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ऐसे यूनिट कन्वर्जन जिनको बोलते हैं, उसमें ये डायमेंशन फॉर्मूले काम आते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, कि किसी ने आपको कोई सी इक्वेशन दे दी फिजिक्स की, उसको बोला कि चेक करो कि क्या वो इक्वेशन सही है, वहाँ ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको काम आएंगे। और थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये IIT JEE में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड्स के एग्जाम में तो आता ही है। टू डिराइव अ रिलेशनशिप, बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालने के का जो काम जो हेल्प करता है, जो मेथड, वो डायमेंशनल फॉर्मूला कर देता है। तो एक एक करके इनको समझते हैं, स्टार्टिंग विद द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज देख लिए थे, ठीक है, देख लिए थे, एक मिनट, हाँ। तो हमने क्या डायमेंशनल फॉर्मूलाज देख लिए थे। अब हम उसके एप्लीकेशंस भी हमने देख ली थी, 3 एप्लीकेशंस थी, फटाफट एक एक करके उसको समझते हैं। पहली एप्लीकेशन थी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, किसी भी यूनिट्स को कन्वर्ट करने का तरीका डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाता है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल का, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी नहीं, इसी फोर्स से हमको खींचनी होती है, यही इसकी एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो
इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। करना है कैसे करेंगे? अब अगर आप IIT JEE के हिसाब से कर रहे होते तो मैं आपको डायरेक्ट बताना कि ठीक है मीटर और किलोमीटर में करना इंटू 1000 करो तो सेकंड आवर में करना इंटू 60 नहीं, हम कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ रहे हैं बट हमको पहले बेसिक लेवल आना जरूरी है। और जो मैं अभी आपको बताऊंगा यही आपसे बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके से जो मैं आपको बताऊंगा करके, उसी तरीके से आपको बोर्ड में जब इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको करके आना है, ठीक है। बोर्ड्स में सॉरी आपके स्कूल के एग्जाम्स में, ठीक है। तो 9.8 ठीक है भैया, कर लिया हमने। 9.8 को हमने N1 मान लिया, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू। M क्या है हमारा? मीटर है, लेंथ मीटर है हमारा, इसको हमने मान लिया क्या? लेंथ, ठीक है। ये क्या है? S क्या है? टाइम है हमारा, ठीक है, मान लिया इसको T-2। सही जा रहा हूँ मैं? ठीक है। एक काम करो, इसको 1 1 ले लो, उधर दूसरी वैल्यूज भी आएंगी। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है उसको हमने मान लिया N2, ठीक है। हमको एक और यूनिट दे रखी है, ये भी क्या है? लेंथ की यूनिट है, तो इसको हमने मान लिया L2। ये क्या हावर भी क्या है? टाइम की यूनिट है, तो इसको हमने मान लिया T2 और -2। ठीक है सर, सही जा रहे हो, चल रहे तो समझ में आ रहा है हमको, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये फाइंड करना है ना, N2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमको N2 को एक साइड रखो और बाकी सबको नीचे कर दिया, ठीक है। हमने क्या N2 को एक साइड रख दिया, बाकी सबको नीचे कर दिया, तो सामने क्या आ जाएगा? N1, इसको क्या लिख सकते हैं हम? L1 T1 -2 लिख सकते हैं। और ये यहाँ क्या आ जाएगा? L2 T2 -2, ठीक है, समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, N2 फाइंड कर रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? N1, ठीक है, L1 by L2, ठीक है, T1 by T2 की पावर -2। क्या कुछ मैंने गलत लिखा? क्या कुछ मैंने गलत लिखा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सही लिखा, ठीक है। तो हमने क्या किया? ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो हमने N1 किसको माना था? हमने N1 9.8 को माना था, तो हमने लिख दिया N1 क्या लिख दिया? 9.8, ठीक है। हमने L1 किसको माना था? हमने L1 मीटर को माना था, ठीक है। L1 किसको माना था? हमने मीटर को माना था, ठीक है, लिख दिया। L2 किसको माना था? हमने L2 किलोमीटर को माना था, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? किलोमीटर। अब आती है बारी T1 की। हमने T1 किसको माना था? हमने T1 सेकेंड्स को माना था, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? सेकेंड, ठीक है। हमने T2 किसको माना था? हमने T2 को हावर को माना था, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे हावर, ठीक है सर, समझ गया, समझ गए आप क्या सर? अब क्या, अब हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट कर दिया, हमको काटापीटी करनी है। काटापीटी कैसे करेंगे? कन्वर्ट करके करेंगे। तो हमने क्या, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? सबको पता है यार, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, समझ गए। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 × 60 सेकंड्स होते हैं की पावर -2, ठीक है। काटापीटी कर ले तो मीटर से मीटर चलेगा और सेकंड से सेकंड चलेगा, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करें, N2 हो जाएगा हमारा क्या? 9.8 डिवाइडेड बाय में 1000, और ये 60 × 60, ये -2 है तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा? 60 × 60 3600, हाँ 3600 की पावर 2, ठीक है। और काटापीटी कर लो, ठीक है सर, और काटापीटी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 9.8 × 3600 × 3600 डिवाइडेड बाय में 1000, यही रहेगा। अब अगर इसको काट ले, काट दिया, यहाँ से भी 1 0 काट दिया। अब इसको सॉल्व कर ले तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। कैलकुलेटर निकालेगा? चलो, टाइम तो बचा नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने भैया फटाफट से कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर? आपके सामने करते हैं, हथियार निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है, निकाल लिया। तो क्या है 9.8 देखते हैं, आपके सामने करते हैं। 9.8 कर दिया, 9.8, होप सो आपको दिख रहा होगा। 9.8 × 360
इंटू 360 इंटू 36 इंटू 36 127008 127008 127008 ये आ गया इसका। अब क्या हम क्या निकाल रहे थे? तो हमने किस चीज़ का कन्वर्जन निकाल लिया, तो हम देख लें हम यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने निकाल लिया है n2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा साइड से लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, कहाँ लिखे, चलो यहीं लिख देते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 127008 127008 यही पूछा गया, ठीक है। अब ये जब एग्जाम में आएगा तो ये करने का तरीका है, तरीका है कि आपको इस तरीके से करना है। फटाफट नोट कर लीजिए और इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं आगे दूसरे एप्लीकेशन पे। चलिए, तो अब हम अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन? नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। कोई सी इक्वेशन दी है, उसकी करेक्टनेस चेक करना। चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ये क्या डायमेंशनल फॉर्मूला की सेकेंड एप्लीकेशन है। कैसे करेंगे? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। चलो हम कोई सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसको चेक करो ये सही है कि नहीं, करें चेक? चलो करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है सर। हमने s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर ली। हमने क्या किया, LHS हमने पहले निकाल लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। क्या है भैया? s है। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का होता है भैया l। खत्म, ठीक है सर। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड्स का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, पहले इसका निकालते हैं ut स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut स्क्वायर, ठीक है। ut स्क्वायर का क्या हो जाएगा? व्हाट इज u? u इज द वेलोसिटी, ठीक है सर। u इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या था? lt माइनस 1, ठीक है, lt माइनस 1। और टाइम का क्या है? टाइम का एज इट इज t2। अब इसको अगर कर दिए तो ये आ जाएगा हमारा lt1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये हाफ at स्क्वायर का, हाफ at स्क्वायर, ठीक है सर। तो क्या आएगा? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2। तो ये तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। एक्सेलरेशन का लेते हैं lt माइनस 2, टाइम का हो जाएगा t की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास t से t चले गया तो बचा क्या? सिर्फ l, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड हो गया हमारा LHS हो गया, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा क्या? RHS। इनको इक्वेट करते हैं, इक्वेट करें तो RHS क्या है, LHS क्या है हमारे पास? L। RHS क्या है हमारे पास? एक है हमारे पास LT1 प्लस L, ठीक है। तो भैया देखो दिख रही है गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी दिख रही है?
अब यहाँ से मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कोई से भी दो डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस कभी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला या जिनकी यूनिट सेम नहीं है उनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन और टाइम, इन दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, बट इसको हम मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट इनको प्लस नहीं किया जा सकता। एक्सेलरेशन और टाइम को हम प्लस नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो नोट वाली बात है यहाँ पे कि नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट क्या, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए है, उसको प्लस माइनस अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी करेंगे तो जो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो बराबर होना चाहिए इनके, यानी कि इससे क्या, इसका मतलब क्या, अगर ये हो जा रहे हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। समझ में आई बात कि अगर ए और बी एक दूसरे पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ओनली पॉसिबल व्हेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। ये तभी पॉसिबल है, ये चीज नोट कर लीजिए। ये बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार गलतियां करवा देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये फॉर्मूला गलत है, हाँ सर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि मैंने इक्वेशन ही गलत लिखी है। ये होती है क्या इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होती है करेक्ट इक्वेशन। मैंने यहाँ पे एक टी बढ़ाया और आपको पता चल गया, देखो एक टी ज्यादा आ गया। अब मैंने यहाँ से टी कम कर दिया, यहाँ से ये हट जाएगा टी, ठीक है, और ये लेंथ आ जाएगी आपके बराबर, यही चीज होगी, ठीक है, समझ गए। तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप सेकंड एप्लीकेशन भी हमने देख ली कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को कि वो सही है या गलत डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। ठीक है, तो हमने जो सेकंड एप्लीकेशन देखी डायमेंशनल फॉर्मूले की, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए मेरे हिसाब से। तो लेट्स टेक एन क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, लेट्स से क्या लिया जाए क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन है p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, इज इक्वल्स टू आर टी। अब ये क्या है, दिस इज एन, ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ोगे, ये रियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन देख रहे होते हैं तो ये ए और बी का लफड़ा नहीं आ रहा होता। बेसिकली आइडियल और रियल में क्या अंतर है, आइडियल हम चीजों को एज्यूम करके चलते हैं, हम मानते हैं कि ये चीजें हो रही होंगी, रियल में जो असलियत में हो रही होती है, असलियत में कोई चीज कब बदल जाए इसके उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम ए या बी लेकर के चल रहे थे। अब आपको सेकंड एप्लीकेशन का यूज करके ये ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, आपको डायमेंशन सिखाना है ए और बी के, चलिए निकालें, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने इससे पहले देखा था नोट में, हमने नोट पे क्या देखा था कि कोई भी दो डायमेंशन प्लस या माइनस तभी हो सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यही हमने देखा था, यही चीज अभी देखी थी हमने, ओनली पॉसिबल इफ, ये चीज होगी, ठीक है, ओनली पॉसिबल जब उसका दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो तभी पॉसिबल, ठीक है सर सही कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। अब ये दोनों प्लस कब हो सकते हैं या ये दोनों माइनस कब हो सकते हैं, जब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। बात तो सही कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो P का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, P क्या है यहाँ पे, P क्या पावर नहीं है, प्रेशर है यहाँ पे, P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो a बाय वी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में ऐसे कर दे और यहाँ पे लिख दे कि सर जो v का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है, वही b का भी होगा, ठीक है, सही तो जा रहे हैं, है ना। अब क्या,
हमको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हमने पी इधर कर दिया, ठीक है, वी स्क्वायर इधर लिया और यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है। पी का प्रेशर का हमने जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, प्रेशर का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। और जो v का वेलोसिटी का जो सॉरी माय मिस्टेक, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है L3, और यही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारे ए का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml2t माइनस 2, ठीक है सर, वेरी गुड, हमने निकाल दिया ए का। ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, अगर एक चीज पे क्वेश्चन कर लेते तो वो चीज बैठ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, L3 है, ये बी का हो गया। अब बी का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L3 t0, वेरी गुड। ये एक क्वेश्चन ताकि आपके मन में कुछ रहे ना, इसलिए ये क्वेश्चन कर दिया गया है। आगे चले यार, हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या? हाँ, हम मिस कर रहे हैं। हम क्या मिस कर रहे हैं? हम यहाँ पे स्क्वायर मिस कर रहे हैं। स्क्वायर मिस करेंगे, ये 3 क्या हो जाएगा, ये 5 3 6 बन जाएगा, तो ये L 6 से माइनस 5 जाएगा तो 5 बन जाएगा। ये चीज़ मिस कर रहे हैं यार, छोटी छोटी डिटेल्स देखा करो, ठीक है। चलो, तो देखते देखते हम डायमेंशनल फॉर्मूला के एप्लीकेशंस के थर्ड पॉइंट पे पहुंच गए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि ये आईआईटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है ये पॉइंट? ये कहता है कि टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला मदद करता है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन निकालने में। अब ये चीज को समझने का बेस्ट तरीका आप क्वेश्चन करके समझ लो। तो ये क्वेश्चन लिखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F, derive an expression for the centripetal force F acting on a particle of mass m, derive an expression for the centripetal force acting on a particle of mass m moving with the velocity v in a circle of radius r। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ताकि क्वेश्चन बैठ जाए दिमाग में। क्या कि डिराइव एन एक्सप्रेशन, हमको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। क्या कर रहा है वो एक पार्टिकल जिसका मास m है, उस पे वो फोर्स लग रहा है, जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और वो एक सर्कुलर रेडियस, जिसका सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस आ रहा है। आधी चीज तो यहाँ दे दी, क्या दे दी हमको सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। पार्टिकल का मास m दिया हुआ है, वेलोसिटी v दी हुई है, और उसका सर्कल जो रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और थोड़ा बड़ा बना दिया यार फोल्ड के हिसाब से। ये एक पार्टिकल m है, ठीक है, जिसका मास, सॉरी, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और एक सर्कुलर रेडियस में मूव कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से कुछ होगी, या कहीं भी हो सकती है, मैंने ये मान लिया इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है। अब क्या बोल रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगता है, आगे जाओगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, बट अभी इतना समझ लो, सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल से अंदर, यानी कि इधर लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अभी समझ लो इतना, आगे और बता देंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब भैया इतनी सी चीज में हम क्या समझ ले, तो हमको क्या चीज समझ में आ रही है, हमको भैया फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालने के लिए हमको क्या 3 चीजें दिख रही है यहाँ पे, क्या रेडियस दिख रहा है, मास दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रही है। तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी की पावर a, ठीक है। मास ले लेते हैं पहले, मास की पावर है, मास पे डिपेंड कर रहा होगा, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा,
और आर पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा होगा, यही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा, है ना। तो ठीक है, ये चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा, तो ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। अगर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या कांस्टेंट आता है, तो हमने क्या हटा दिया, एफ क्या आ गया के, ठीक है, कांस्टेंट आ गया। बाकी एज इट इज लिख दिया हमने, एम ए वी बी और आर सी, ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या ये लिख दिया हमारे पास ये चीज़ है। अब क्या लिखो, यहाँ से आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, यहाँ लिख लो, मतलब ये करने का तरीका है, आप इस तरीके से एग्जाम में करके आएंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ लिखेंगे राइट द डायमेंशनल, इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन 1 निकाल लिया। क्या फोर्स का क्या होता है हमारे पास, क्या है यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है F इज इक्वल्स टू के एम ए वी बी और आर सी, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड। के का कोई नहीं होता, कांस्टेंट होता है, हटा दिया, एम है, ठीक है, एम का यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी की पावर -1 होता है, इसकी पावर में क्या है, b है, ठीक है। और r क्या है, लेंथ है, इसके इसमें क्या है, c, ठीक है भैया, समझ में आया, ठीक है। इसको थोड़ा ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये क्या है हमारा, एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा एम ए, ठीक है। इनका बेस सेम है, तो एल बी प्लस सी, ठीक है, प्लस टी माइनस बी, यही होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। अब क्या, इनको एक दूसरे से कंपेयर कर दो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पे क्या आया, तो हमने क्या देखा कि m से अगर m को कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, b की वैल्यू, इसकी सॉरी b प्लस c की वैल्यू आ रही है 1, इन दोनों को कंपेयर करो, देखो m से m को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आ रही है, l से l को कंपेयर करोगे तो b प्लस c, इसकी पावर में 1 आ रहा है, ठीक है। अगर t से इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है, माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बन गया एक छोटा सा, ठीक, हमको a की वैल्यू तो यहीं से मिल गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन यहाँ हुई इक्वेशन 2, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, ओ सॉरी b कहाँ से आ गया भैया, हाँ b सही है सॉरी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, 2, ठीक है भैया। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3 और इसको मान लिया इक्वेशन 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब b की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो b की वैल्यू क्या है, 2, c इज इक्वल टू 1, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ किससे c की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, -1, ठीक है। आ गई भैया a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या, नाउ put the values of a, b and c on equation number 1, on equation number 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, फोर्स, ठीक है, के m, a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है, 2 है, c, r की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -1 है, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते, ये हो जाएगा k, ठीक है, mv² और r के नीचे चले जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा क्या फॉर्मूला। अब प्रैक्टिकली, जब हमने प्रैक्टिकली किया, ठीक है,
जब हमने प्रैक्टिकल्स करके देखे तो हमको पता चला कि प्रैक्टिकली हमने देखा तो जो के कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 आ रही थी, हमने के की वैल्यू 1 पुट कर दी और एफ हो गया mv² बाय, ठीक है, वेरी इजी और मेरा तो मनपसंद है, ठीक है। ये चीज इस तरीके से डिराइव करना, आई गेस आपको मजा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। आप देख लीजिए। अब इस चीज का ना एक ड्रॉबैक है, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? इस चीज का एक ही ड्रॉबैक है और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि इस मेथड से ना हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते, हमको प्रैक्टिकली कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ड्रॉबैक इज वी आर अनेबल टू फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू। ये इसका ही ड्रॉबैक है बस, बाकी तो बहुत अच्छा मेथड है। चलो होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, लिख लीजिए। तो सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। सिंपल पेंडुलम बस 5 मिनट लगेंगे। सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम में ये लोग क्या पूछते हैं, ये लोग देखिए सिंपल पेंडुलम पहले तो क्या होता है। पेंडुलम देखा है ना आपने, घड़ी के नीचे होता है, घड़ी के नीचे सिंपल पेंडुलम, वही पेंडुलम, ठीक है। तो हमारे पास एक पेंडुलम, हमारे पास एक पहले तो भैया दीवार है हमारे पास बढ़िया से, ठीक है। अब ये दीवार को हमने क्या किया, एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम को हमने यहाँ से छोड़ दिया। यहाँ पे एक पेंडुलम हमारे पास, ये क्या है, बॉब है। बॉब मतलब ईटा, कुछ भी मान लो, कुछ भी लटका दिया उसमें, ठीक है। और हमने क्या किया, ये पेंडुलम था, उसको हमने यहाँ से ले जा करके छोड़ दिया। तो ये ऐसा गया और ऐसे करके वापस आया। हमने यहाँ गए, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से पेंडुलम गया और वापस आया। ये एक बार जाना और एक बार आना, जो पूरा कंप्लीट ये साइकिल होता है, इसको एक ऑसिलेशन या एक ऑसिलेशन बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। और क्वेश्चन इसी पे आ जाता है कि इसका टाइम पीरियड बता दो, कि ये इसका एक ऑसिलेशन जो एक कंप्लीट साइकिल होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, इस यहाँ से छोड़ दिया, तो ये इसका सेंटर है ना। यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ पे छोड़ दिया तो ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा पेंडुलम है, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से गया है और ऐसे ही वापस आ गया, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। ये इसके कंप्लीट है। अब जाने और आने में क्या होगा, हमेशा mg तो लग ही रहा है। mg क्या है, उसका वेट नीचे की ओर, वेट मास इनटू ग्रेविटी, वेट हमेशा, वजन तो नीचे जा ही रहा है, धरती तो उसको अपनी तरफ खींच रही है। और ये क्या है, ये इसका क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम पीरियड। हमको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड t of one complete cycle of pendulum। ठीक, तो अब हमने क्या चीज देखी कि ठीक है, हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। ये हम यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम पीरियड निकालना, ठीक है, टाइम पीरियड टी निकालना है। अब हमने क्या चीज देखी कि इसमें कितनी चीजें दिख रही है, हमको क्या दिख रहा है, हमको mg दिख रहा है, l दिख रहा है। तो यानी जो टाइम पीरियड होगा यही 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है भैया, यही 3 चीजों पे। वही थर्ड एप्लीकेशन जो हमने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला के देखी कि उस तरीके से ही करेंगे इसको। 3 चीजों पे डिपेंड दिख रहा है हमको, क्या m पे दिख रहा है, m पे दिख रहा है, g पे दिख रहा है, l पे दिख रहा है। तो m की पावर a इस पे प्रोपोर्शनलिटी आ रही होगी, g की पावर b इस पे प्रोपोर्शनलिटी आ रही होगी, और l की पावर c इस पे प्रोपोर्शनलिटी, यही चीज हो रहा होगा। अब उसमें भी जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो
हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, और प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट के आ गया, एक कांस्टेंट के आ गया, ठीक है, कांस्टेंट के आ गया, तो क्या आ गया, तो ये हमारे पास मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है भैया, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया भैया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, वेरी गुड, कर दिया। अब क्या, राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, नाउ राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, हमने क्या किया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, टी का तो टाइम ही रहेगा, ठीक है, वेरी गुड, के कांस्टेंट, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, एम क्या, मास, मास का एम, ठीक है, इसकी पावर में ए है, जी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, एम एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, और इसकी पावर में क्या है, बी, लेंथ का क्या है, लेंथ का तो एल रहेगा, ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको क्या कंपेयर कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, टी एम एल टी, एम की पावर है एल टी माइनस 2, बी और क्या था, एल था, एल की पावर सी। अब ऑन कंपेयरिंग ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, हमको ज़्यादा जगह मिल जाएगी, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हमने क्या देखा, ए था उसकी 0 आ गया हमने, ठीक है, वेरी गुड, एक सेकेंड रुक जा, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेगा इसको, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आ जाएगा एम ए, एल बेस से में तो बी प्लस सी, ठीक है, और टी माइनस 2, ठीक है, अब करते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग करी हमने, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू आई 0, ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू आई 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 दे दी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दी, ठीक है, और यहाँ से आई माइनस 2b की आई वैल्यू 1, ठीक है, अब यहाँ से 2b की वैल्यू 1 आई, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, यहाँ से b की वैल्यू आ गई, ठीक है सर, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, वेरी गुड। अब फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट, क्या मिलेगा हमको, b की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, तो -1/2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमारे पास c आ गया 1/2, तो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब पुट द values of a, b and c in equation 1, in equation 1, ठीक है, इक्वेशन 1 पे रख दी जाए, ठीक है, इक्वेशन 1 पे रख दी जाए, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, t इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट m, a की वैल्यू क्या है 0, m की पावर 0, ठीक है, g के b के पास क्या है, b है हमारे पास -1/2, और l की क्या है c, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, वेरी गुड। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे अगर, तो k कांस्टेंट, m तो हट गया, ठीक है, ये हो गया l/g की पावर 1/2, और किसी की भी पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू के √l/g, ठीक है, आगे अब क्या हमने प्रैक्टिकली देखा, फिर से प्रैक्टिकल्स करके देखें, तो प्रैक्टिकली हमने क्या क्या देखा कि k की वैल्यू आ रही थी 2 पाई हमेशा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई L बटे G। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और ये हमने सिंपल पेंडुलम भी निपटा लिया। इसको एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, इम्पोर्टेंट है, और ये थोड़ा सा आपको रट्टा पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसकी एक ट्रिक है, चलो कोई बात नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है इस ट्रिक की, आप कर लीजिए। तो जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेट्स सी। तो क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क, ठीक है, जरूर करिए ईमानदारी से, ठीक है। इफ दे क्या है क्वेश्चन, इफ डेंसिटी rho and acceleration due to gravity is g, acceleration due to gravity is g, ठीक है, ब्रेक कॉमा से, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी म्यू, ये म्यू का साइन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी म्यू, वी नहीं है, म्यू है, आर दी बेसिक क्वांटिटीज then find the dimension of force, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इफ डेंसिटी रो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड फ्रीक्वेंसी म्यू आर द बेसिक क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ आपको, क्या करना, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देना है डेंसिटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और फ्रीक्वेंसी म्यू के, ठीक है। अब तो आप कर लेना चाहिए, इतना हिंट दे दिया मैंने, ठीक है, ये आपका हिंट हो गया। मिलते हैं, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।